हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू विज्ञान सरोवर। आज हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम लोग सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें कि हम लोगों के आज के लेक्चर में बेसिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग सेल के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फिजिकल स्ट्रक्चर में बात आएगी वो सेल की आउटर कवरिंग की बात आएगी। और वो आउटर कवरिंग क्या करती है, वो जो भी सेलुलर कंपोनेंट है उनको इनक्लोज करके रखती है। तो उस आउटर कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस आउटर कवरिंग में क्या होता है कि जो भी सेल मीन्स की ऑर्गेनेल्स हैं या सेलुलर कंपोनेंट है, सारा चीज़ इनक्लोज रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल के लिए। और इस तरह की कवरिंग या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स की यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही टाइप के सेल्स में पाया जाता है। तो अब अगर हम लोग इस कवरिंग की बात करें तो ये बहुत ही स्पेशल फीचर है या कैरेक्टर है। तो इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये मिलके बनी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लिपिड मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। ये लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे ये जो लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एक लेयर बोलते हैं, ये मोनोलेयर है। और ये दोनों लेयर मिला के एक लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो लिपिड बाइलेयर हैं ये मिलके बनती है फॉस्फोलिपिड से। तो ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इस फॉस्फोलिपिड में आपको ये देख सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक एंड है। यहाँ पे जो ये हेड रीजन है ये हाइड्रोफिलिक एंड है। और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये क्या है, ये पोलर हेड है जहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप OH ग्रुप से अटैच है। और ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो दो टेल है, इन दो टेल में से एक टेल में इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इस स्ट्रक्चर को, ये बेंडिंग को हम लोग किंक बोलते हैं। ये किंक का डेवलपमेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे है एक डबल बॉन्ड। तो जो ये दो टेल दिखती है, इन दो टेल में एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसा कि हमें पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे वो डबल बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये किंक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्योंकि ये किंक स्ट्रक्चर बनता है और जब ये इस लेयर में अरेंज होता है तो यहाँ पे बीच बीच में इस किंक स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि सपोज दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ेगा तो इसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा। तो जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो इसके बीच में एक गैप क्रिएट होगा और उस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे एक होता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। मीन्स कि बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल यहाँ पे रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि 27 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और उसके पास एक OH एंड होता है। तो जो OH एंड होता है, क्योंकि वो पोलर एंड है, वो एंड जो ये हाइड्रोफिलिक रीजन है यहाँ पे इंटरकैलेट करेगा। और बाकी जो उसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो इस साइड में इंटरकैलेट करता है। तो इस तरीके से ये लिपिड बाइलेयर। अब इसको ये बाइलेयर क्यों बनाया, क्योंकि अगर कवरिंग ही बनानी थी किसी सेल की तो ये मोनोलेयर भी तो कवरिंग बना सकता था। लेकिन ये जो फॉस्फोलिपिड है, जो कि एक एम्फीपैथिक टाइप का मॉलिक्यूल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों एंड पाए जा रहे, इसलिए इसको एम्फीपैथिक बोला गया है। तो ये मॉलिक्यूल की क्या जरूरत थी कि ये डबल लेयर का स्ट्रक्चर इन्होंने किया। सिंगल लेयर भी तो कवर कर सकती थी सेल को। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट वो भी एक्वस होता है और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो कि साइटोप्लाज्म वो भी एक्वस एनवायरनमेंट होता है। तो दोनों ही तरफ एक्वस एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ये वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं। जो ये एसाइल, जो इसकी चेन या टेल दिख रही है, एसाइल चेन है। तो ये जो फैटी एसिड है ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है और फैटी एसिड सॉल्युबल है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर इस एंड पे ये सपोज कि अगर सब मोनोलेयर होती तो एक एंड पे तो ये यहाँ पे हाइड्रोफिलिक एंड है तो यहाँ वाटर से तो इंटरेक्शन कर सकता है, लेकिन जो दूसरा एंड है यहाँ पे इस तरह का नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल अपने आप में ही ऐसा इंटरेक्शन शो करते हैं, मीन्स कि इनके बीच में होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन। और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन करके क्या करते हैं, इस टाइप का डबल लेयर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जस्ट लाइक कि अगर आपने एक ग्लास में वाटर लिया है और उसमें आपने कुछ ऑयल के
ड्रॉप डाल दिए तो आप देखेंगे कि जो ऑयल के ड्रॉप होंगे वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे में एक्यूमुलेट होने की कोशिश करेंगे, मीन्स कि कंबाइन कर जाएंगे। तो उसी तरीके से क्या है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोफोबिसिटी क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने अपना म्यूचुअल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन के थ्रू इस तरह का अरेंजमेंट कर लिया है कि ये अपने आप को वाटर से एक्सक्लूड कर पाए, मीन्स कि इनके अंदर यहाँ पे जो भी वाटर कंटेंट था उस सबको इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, डबल बाइलेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जब डबल बाइलेयर स्ट्रक्चर बन गया तो अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिसिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई तो यहाँ पे कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल एंट्री नहीं ले पाएंगे जो कि चार्ज मॉलिक्यूल हैं या जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। यहाँ पे सिर्फ वही मॉलिक्यूल डिफ्यूज कर सकते हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल हैं या फिर वो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो अब क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के चारों तरफ इस तरह से इसने कवरिंग करके रखा है, तो अब कोई भी चीज की एंट्री होनी है तो ये तो जरूरी नहीं कि हर समय वो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है या स्मॉल मॉलिक्यूल है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मीन्स कि कुछ चार्ज आयंस मॉलिक्यूल्स हों, इस तरह के भी मॉलिक्यूल हो, तो इनको अंदर लाने के लिए क्या चाहिए, इनके लिए फिर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें एक कंपोनेंट मेजर जो होता है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, क्योंकि ये लिपिड कंटेंट है जिनके पास फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए इनको फॉस्फोलिपिड बोला गया है। तो एक मॉलिक्यूल होते हैं फॉस्फोलिपिड और दूसरे टाइप के प्रोटीन जो मैक्रो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं वो प्रोटीन। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक टाइप की प्रोटीन दिखाई गई, 7 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन दिखाई गई, बट जरूरी नहीं है कि ये एक तरह की ही प्रोटीन हो, इसमें बहुत तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं, हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब जो ये एक मोनोलेयर है, ये दूसरा मोनोलेयर बाई डबल लेयर का स्ट्रक्चर बनाता है। जो ये मोनोलेयर है इसको बोलते हैं आउटर लीफलेट, इसको बोलते हैं आउटर लीफलेट और इसको बोलते हैं इनर लीफलेट। अब ये इनर लीफलेट साइटोसॉल के फेस में है और आउटर लीफलेट एक्स्ट्रासेलुलर मींस एनवायरनमेंट के फेस पे कर रहा है। अब ये जो फेसिंग है और जो ये आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट है, ये दोनों मीन्स कि अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमें कुछ सिमेट्रिकल जैसा दिख रहा है, इसमें कुछ भी डिफरेंसेस नहीं दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये जो डबल बाइलेयर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो डबल बाइलेयर स्ट्रक्चर है ये एसिमेट्रिकल है। ये एसिमेट्रिकल इस तरीके से है क्योंकि जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड मीन्स कि जो आउटर लीफलेट में है वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन के हैं और जो इनर लीफलेट में है वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन के, क्योंकि आउटर सरफेस में अदर टाइप के फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं और इनर सरफेस में अदर टाइप के, इसलिए यहाँ पे जो लिपिड बाइलेयर है वो एसिमेट्रिकल है, नॉन आइडेंटिकल है, इसीलिए इसको ये स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब अगर हम लोग इनमें जो भी लिपिड बाइलेयर है तो आपको पता चलेगा कि लिपिड बाइलेयर में दो मीन्स मेजर फॉर्म में देखें तो दो कंपोनेंट है, एक प्रोटीन है और एक लिपिड फॉस्फोलिपिड्स हैं। क्योंकि और लिपिड्स को हम लोग बार बार फॉस्फोलिपिड्स क्यों करें, हम आगे बताएंगे। लिपिड्स तो बहुत तरह के होते हैं, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास अगर सपोज कि एक हाइड्रोफोबिक रीजन हो तो उसको हम लोग लिपिड्स बोलते हैं। तो लिपिड तो फैट भी हो सकते हैं, वैक्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मेजर फॉर्म में फॉस्फोलिपिड की जो कैटेगरी होती है जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं, वो लिपिड ही मीन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो लिपिड कई तरीके के हो सकते हैं। जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताएंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप ये इतना आपको समझ गए होंगे कि उसको एसिमेट्रिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि आउटर लीफलेट में फॉस्फोलिपिड अलग होते हैं और इनर लीफलेट में फॉस्फोलिपिड अलग होते हैं। एक रीज़न तो एसिमेट्रिकल का ये हो गया, और दूसरा कि जो प्रोटीन होता है वो होमोजीनियसली अरेंज नहीं होता है। मीन्स कि प्रोटीन क्या होता है कि पूरे ही मीन्स कि जो भी फॉस्फोलिपिड है या बाइलेयर है वहाँ पे एक जैसा नहीं होता है। मीन्स कि डिफरेंट तरह से मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस वजह से ये क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन का अरेंजमेंट भी होमोजीनस नहीं होता है, तो वो भी एक एसिमेट्री कॉज करता है। अब अगर हम लोग एक पर्टिकुलर मान लीजिए ये फॉस्फोलिपिड का ये एक एरिया है, हम लोग बेसिकली एनिमल की ही बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए एनिमल सेल है और उसका हमने 1 माइक्रोन इंटू 1 ये एरिया ले लिया, ये एरिया लेंगे तो इस एरिया में जो फॉस्फोलिपिड मीन्स कि लिपिड मॉलिक्यूल का जो कंटेंट होगा वो 5 × 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल होगा। तो इतने मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन होता है। या फिर अगर कुछ स्मॉल एनिमल
मीन्स सेल है, स्मॉल एनिमल सेल है, तो वहाँ पे 10 की पावर 9 मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इतने एरिया में इतने फॉस्फोलिपिड कंट्रीब्यूट होते हैं, और बाई मास जो फॉस्फोलिपिड का कंट्रीब्यूशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली बाई मास एनिमल में होता है 50%, और रेस्ट ऑफ द प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट होता है मेजरली कि अप्रॉक्सीमेटली 50% फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, वो 3 to 10% के अप्रॉक्स होता है। अब इसके बाद हम लोग, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ यहाँ पे ऐसे पॉइंट देख लेते हैं कि ये फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर मीन्स कि अब इसके बाद यहाँ पे लिखा डायनेमिक फ्लूइड स्ट्रक्चर, डायनेमिसिटी ऑफ फ्लूइड स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डायनेमिसिटी क्या होती है। तो जो ये लिपिड मॉलिक्यूल आपको फॉस्फोलिपिड देख रहे हैं, ये अपने ही प्लेन में एक तरीके से मूवमेंट शो कर सकते हैं, और इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डायनेमिसिटी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, डायनेमिक होती है, और ये फ्लूइडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। मीन्स कि जिसकी वजह से, ये भी हम आगे बताने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है फ्लूइडिटी की वजह से। मीन्स कि ये जो डायनेमिसिटी है यही फ्लूइडिटी क्रिएट करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इस फ्लूइडिटी की वजह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। इस मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है, या आप उसको वाइडनेस बोल सकते हैं, जो वाइडनेस होते हैं वो 5 to 10 नैनोमीटर होता है। इसके बाद अगर हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें बाइलेयर की, तो ये इसमें क्या होते हैं, इम्परमिएबल बैरियर्स टू द पैसेज ऑफ द मोस्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर हम जैसा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से ये इम्परमिएबल होता है अगर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, या कोई लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, या फिर कोई चार्ज मॉलिक्यूल है। तो उनकी परमिएबिलिटी के लिए, या उनको मीन्स कि अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगर जाना है तो क्या होगा, वहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल होंगे, और वो लिपिड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे कैरियर, चैनल और इस तरह के एक्वापोरिन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो हम आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में बताएंगे। अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में बताएंगे। अब इसके बाद हम लोग अगर फॉस्फोलिपिड में हमने ये बता ही दिया कि आउटर और इनर लीफलेट एसिमेट्रिकल होती है, नॉन आइडेंटिकल, मीन्स कि वहाँ पे फॉस्फोलिपिड के कॉम्पोजिशन अलग अलग होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये बात करें कि सपोज मान लीजिए आउटर और इनर लीफलेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस वाली लेयर में फॉस्फोटाइडल कोलिन पाया जाता है, स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है, यहाँ पे एथिनोलामीन और सीरीन पाए जाते हैं। ये हम जब आपको केमिकल कॉम्पोजिशन बताएंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर लिखा है कि जो फ्लूइडिटी है या डायनेमिसिटी है वो क्रिएट करती है, मीन्स कि वो इम्पॉर्टेंट है किन किन चीज़ के लिए, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस और बायोजेनेसिस। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या चीज़ होती है कि जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे सपोज मान लीजिए कोई हार्मोन है और हार्मोन किसी सेल से रिलीज हो रहा है, तो जब किसी सेल से हार्मोन रिलीज होगा तो हार्मोन मीन्स कि किसी पर्टिकुलर कवरिंग के थ्रू रिलीज होगा, मीन्स कि उस मेम्ब्रेन बाउंड हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो अब वो क्या होगा कि जब किसी तभी वो मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज करेगा। तो फ्यूज कब कर पाएगा, जब अगर किसी हार्मोन को किसी सेल से फ्यूज करना है तो फ्यूज करने के लिए उसके पास मेम्ब्रेन होना चाहिए, और जब मेम्ब्रेन से ये फ्यूज करेगा तो उस समय क्या होगा कि उस समय अगर मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ना हो तो कोई भी वेसिकल ना तो रिलीज हो सकती है ना तो फ्यूज कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मूवमेंट शो करेंगे, तभी यहाँ पे कोई चीज को आने का स्पेस मिलेगा। और जब ये अगर मूवमेंट नहीं, अगर ये रिजिड स्ट्रक्चर होता तो ये यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देता, मीन्स कि इस वेसिकल्स को फ्यूज करने के लिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम लोग WBC की बात करें तो सपोज कि WBC मान लीजिए ये सेल है कोई, और कोई बैक्टीरिया आया, तो बैक्टीरिया आया तो ये क्या करती है, WBC उस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगी, ये इस तरह से वो अंदर इनगल्फ कर लेगी। तो ये क्या, ये एक एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं कि इस एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया अंदर, मीन्स की अंदर एंट्री हुई। तो अब ये अगर मेम्ब्रेन में इस तरह का, मीन्स कि जब ये इनगल्फ कर रहा है तो उस समय मेम्ब्रेन भी अंदर, मीन्स एक पिंचिंग ऑफ मीन्स स्ट्रक्चर डेवलप होगा और तभी ये अंदर जा सकता है। तो अगर ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी नहीं होती तो ये बैक्टीरिया कभी भी अंदर एंट्री नहीं कर पाता, क्योंकि इसने इसको स्पेस दिया। जब इसका
फ्लूइडिटी की वजह से यहाँ पे स्पेस मिला, जिसकी वजह से ये गया और वापस वो सील कर देता है। क्योंकि कभी भी चाहे एक्सोसाइटोसिस हो या एंडोसाइटोसिस हो, तो ऐसे केस में कभी भी मेम्ब्रेन में होल नहीं होता है, मेम्ब्रेन एज इट इज जैसी थी वैसी ही फिर से वापस हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि मेम्ब्रेन के पास फ्लूइडिटी है। या फिर बायोजेनेसिस मीन्स कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है कि जब सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन के बाद क्या होता है कि डॉटर सेल्स बनते हैं। अब वो डॉटर सेल्स बन रहे हैं अभी स्मॉल साइज के हैं। अब ये डॉटर सेल्स जब साइज इनका बड़ा होता है तो उस समय क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं और इस लिपिड लेयर में, लिपिड बाइलेयर में इनकॉर्पोरेट होते हैं। तो अगर सपोज कि ये लेयर रिजिड होती, अगर ये डॉटर सेल बनी और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एकदम रिजिड होती, तो नए फॉस्फोलिपिड अगर बनते तो वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाते। तो उनके इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या होता है कि मेम्ब्रेन की जब फ्लूइडिटी रहेगी तो ये जो नए फॉस्फोलिपिड बने उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो एंडोसाइटोसिस हो, एक्सोसाइटोसिस हो या फिर बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो। और इस पूरे प्रोसेस में चाहे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस हो, इस पूरे ही इन तीनों ही प्रोसेस में कहीं भी ना तो किसी मेम्ब्रेन में कोई फ्रैक्चर होता है, नो फ्रैक्चर और नो पंक्चर, किसी भी टाइप का ये सब प्रोसेस नहीं होता है। मीन्स कि मेम्ब्रेन वापस अपना वैसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती जैसा कि थी। तो ये तभी पॉसिबल है अगर सपोज उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल ये मूव नहीं कर सकते, तो जहाँ भी कोई एंडोसाइटोसिस हुआ तो अगर वहाँ पे कोई होल या पंक्चर क्रिएट हुआ तो वो एज इट इज रहता। तो मीन्स कि सीलिंग करने का काम करता है इस तरह से ये मेम्ब्रेन को। इसीलिए हम लोग डायनेमिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायनेमिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अब यहाँ पे हम लोग जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी इस मेम्ब्रेन के बारे में, तो बहुत साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग चीज़ें बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की होती है। जिस तरह से टेक्निक्स थी, किसी ने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके इस तरह से पता लगाया। अब इसके बाद सबसे पहले जब स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहले साइंटिस्ट गॉर्टर और ग्रेडल आए। इन्होंने जो स्टडी में बताया, इन्होंने ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स की जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड का बना होता है। तो अगर हम लोग लिपिड की बात करें तो लिपिड मीन्स कि उन्होंने बोला कि डबल लेयर लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्होंने इतना ही बताया था जो गॉर्टर और ग्रेडल थे। फिर इसके बाद फर्दर स्टडीज हुई, डेनियली और डेविसन ने, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्चुअली में सैंडविच मॉडल दिया, और इस मॉडल में उन्होंने बताया कि मीन्स कि लिपिड लेयर है और लिपिड लेयर के दोनों तरफ प्रोटीन स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो ये क्या हुआ कि प्रोटीन क्योंकि दोनों तरफ है और यहाँ पे इंटरनल साइड में कोई प्रोटीन है, उन्होंने बताया कि आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों तरफ प्रोटीन एक रो में अरेंज होता है और अंदर की साइड में लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि ये जो लिपिड है दोनों तरफ प्रोटीन है, इस वजह से इसको सैंडविच मॉडल बोला गया और इन्होंने ये मॉडल को बताया। इसके बाद रॉबर्टसन आए। रॉबर्टसन ने क्या किया, उन्होंने गॉर्टर और डेनियली दोनों के मॉडल को सपोर्ट करते हुए एक मॉडल दिया जिसको बोला गया यूनिट मॉडल। हाँ, तो यूनिट मॉडल में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यही बताया कि मीन्स कि एक लेयर लिपिड की होती है और 2 लेयर प्रोटीन की। उन्होंने इस तरह से बताया कि एक लेयर लिपिड की होती है, 2 लेयर मीन्स प्रोटीन की होती है। तो इसी को उन्होंने, क्योंकि इन्होंने लिपिड का स्ट्रक्चर बताया था और इन्होंने प्रोटीन बताया कि 2 साइड में होती है, तो उन्होंने इन्हीं दोनों साइंटिस्ट को सपोर्ट करते हुए बताया कि 3 लेयर पाई जाती है, एक लेयर लिपिड की और 2 लेयर प्रोटीन की पाई जाती है, जिसको हम लोग यूनिट मीन्स की यूनिट मॉडल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल दिए। और फिर बाद में 1972 में एक मीन्स सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट 2 लोगों ने मिलके एक मॉडल बताया जिसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। तो ये इन सब मॉडल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन भी नहीं करना, ना मैंने यहाँ पे दिया है। आपको बहुत ही ओवरव्यू में जानना है कि ग्रेडल ने क्या बताया, डेनियली, डेविसन ने और रॉबर्टसन ने क्या बताया।
तो सैंडविच मॉडल या यूनिट मॉडल। अब इसके बाद जब 1972 में सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया, तो ये हमारा मेन आज की डेट में एक्सेप्टेड मॉडल है। इन्होंने इसमें बताया कि लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन एम्बेडेड होती हैं, इनका मेन ये था। और इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो लिपिड की स्टेट होती है, मीन्स की फ्लूइड लिपिड स्टेट की वजह से इसको फ्लूइड बोला गया। और ये जो लिपिड मीन्स की फ्लूइड लिपिड स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे द फॉस्फोलिपिड कैन मूव, मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड हैं वो फॉस्फोलिपिड में बहुत तरह के वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स पाए जाते हैं, जिस वजह से ये फ्लूइडिटी क्रिएट करते हैं। और इसके बाद मोज़ेक क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये सारे प्रोटीन हैं, तो ये प्रोटीन कहीं भी आपको होमोजीनियस टाइप के नहीं दिखेंगे। देखिए यहाँ पे चैनल प्रोटीन है, यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये मीन्स अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। तो प्रोटीन भी क्या है कि ये होमोजीनियस टाइप के प्रोटीन नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से इसको बोला गया मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब क्या होता है कि कहीं जगह जगह पे कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना, तो उसको मोज़ेक बोलते हैं, तो इसीलिए इसको मोज़ेक बोला गया। और हम लोग इस तरह से एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए लिपिड को लेक मान लिया गया कि ये लेक है और इस लेक में प्रोटीन फ्लोट कर रही है। क्योंकि लिपिड में ही क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है, लिपिड मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करते हैं, और तो इसको हम लोग लेक की तरह मानते हैं। और इसके बाद ये जो प्रोटीन है ये इसमें फ्लोट करती है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो अब हम लोग यहाँ पे इस मॉडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये फॉस्फोलिपिड की डबल बाइलेयर दिख रही है। ये एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इस एक फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में ये पोलर हेड होता है जिसको हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होता है। और इसमें एक किंक स्ट्रक्चर होता है, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पे एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसके बाद जो पोलर हेड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड के, या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ फेस करेंगे या तो वो इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म की तरफ फेस करेंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है? इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है, तो इसलिए जो पोलर हेड होते हैं वो दोनों इस तरफ फेस करते हैं। और जो इनका जो मीन्स की जो हाइड्रोफोबिक रीजन है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन, और इस तरह से ये अपने अंदर से सारा वाटर एक्सक्लूड कर देते हैं और यहाँ पे ये इस तरह से अरेंज रह पाते हैं क्योंकि ये फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये पूरे वाटर को एक्सक्लूड करके ये अपना लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के प्रोटीन दिख रहे हैं। जो प्रोटीन पूरे मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हैं इनको हम लोग इंट्रीगल प्रोटीन बोलते हैं, मीन्स कि यहाँ पे ये इंट्रीगल प्रोटीन है। और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में मीन्स की सरफेस पे अटैच हैं उन प्रोटीन्स को हम लोग एक्सट्रीगल या पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो ये देखिए इनको पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो नॉन कोवेलेंटली अटैच होते हैं। तो मैक्सिमम पेरिफेरल मीन्स कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोटीन पेरिफेरल कैसे होते हैं? नॉन कोवेलेंट अटैच होते हैं। तो अगर जेंटल कोई ट्रीटमेंट दिया जाए या पीएच को चेंज कर दिया जाए तो इन प्रोटीन को ईजिली इस लिपिड बाइलेयर से रिमूव किया जा सकता है। और इन जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं इन्हीं से अटैच होते हैं साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्या है? सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर है, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है? साइटोस्केलेटन पाया जाता है, तो ये साइटोस्केलेटन के स्ट्रक्चर को फेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन भी देखिए, ये सरफेस प्रोटीन इसका नाम है। ये प्रोटीन यहाँ पे कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो 7 पास होते हैं, सॉरी जो कि मीन्स की मेम्ब्रेन पास होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन पास हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या? अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है जो कि इंट्रीगल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम किसी भी जो भी प्रोटीन मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर में इंटरकैलेट है या एम्बेडेड है, उन प्रोटीन में खास बात होगी कि जो उन प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक होंगे वो या तो सरफेस मीन्स की अपर सरफेस पे होंगे या इस तरफ होंगे, या फिर जो इस तरफ लिपिड के साइड वाले जो अमाइनो एसिड होंगे वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोफोबिक एंड है। तो सरफेस पे हो सकते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड, यहाँ पे हो सकते हैं हाइड्रोफिलिक या इंटीरियर साइड में हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं, लेकिन इस साइड में कैसे अमाइनो एसिड होंगे? हाइड्रोफोबिक, तभी वो प्रोटीन यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकती है। इसके बाद
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ अलग से यहाँ पे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स कि जिन प्रोटीन से कोई कार्बोहाइड्रेट मोइटी जुड़ जाता है तो उनको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर कोई कार्बोहाइड्रेट मोइटी किसी लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़ जाए तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। तो जो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं बेसिकली रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं, इनके कुछ अदर फंक्शंस होते हैं या कुछ रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, अलग टाइप से काम करते हैं। और जो प्रोटीन्स में मीन्स कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स क्या बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि चैनल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ कैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से ये पूरा लिपिड लेयर का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखिए बीच बीच में ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, 27 कार्बन के एटम होते हैं, इनके पास एक OH ग्रुप होता है। वो OH ग्रुप मीन्स फेस करता है हाइड्रोफिलिक फॉस्फोलिपिड के एंड पे, और जो हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर इसका होता है वो फेस करता है इस तरफ जहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो इस तरह से ये पूरा फॉस्फोलिपिड मीन्स की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और कैसे ये लिपिड बाइलेयर का फॉर्मेशन करते हैं, पूरा ये स्ट्रक्चर इसका है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, मीन्स कि आज की डेट में हम लोग इसी मॉडल को मानते हैं कि जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये इसी को हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के। अगर हम लोग आगे फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दिए गए हैं, बट हम लोग प्रिसाइजली हर एक फंक्शन को देखेंगे, किस तरह से वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, किस तरह से रिसेप्टर में काम करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एक ऑन द ओवरव्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपार्टमेंट करता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन का मीन्स की है कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन या फिर मीन्स कि वहाँ पे कवरिंग होना। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंपार्टमेंट में हेल्प करता है। स्कैफोल्ड फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटी मीन्स कि जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मैक्सिमम जो होते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मीन्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्कैफोल्ड, इसीलिए बोला गया स्कैफोल्ड फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग अ सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। जैसा कि हमें पता है कि अगर फॉस्फो मीन्स की लिपिड बाइलेयर है तो वहाँ से कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे, और अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो वहाँ से कौन से मॉलिक्यूल जाएंगे। अगर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो इस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर सकते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल, लेकिन अगर लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो इस प्रोटीन से। तो मीन्स की मेम्ब्रेन क्या होगी, एक सेलेक्टिवली परमिएबल है कि वो एक तरीके से कहाँ पे किन मॉलिक्यूल को जाना है उस तरह का वो वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उस तरह से सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। फिर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सॉल्यूट, बहुत सारा सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करना, वो सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू, मीन्स कि ये सारे प्रोसेस हैं। या फिर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब लाइक कोई प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होना या फिर बल्क ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो ये सारे मीन्स कि सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं कि किस तरह से वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं सॉल्यूट का। इसके बाद रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल इंटरेक्शन मीन्स कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरेक्शन हो रहा है तो उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करना, लाइक रिसेप्टर है या फिर कोई अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर है तो वहाँ पे रिस्पॉन्सेस करना, एनर्जी ट्रांसडक्शन करना, या फिर सेल सिग्नलिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि पूरा सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, उसमें पूरा ये किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऑन द ओवर मीन्स कि बहुत ही बेसिक हमने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और अभी हम लोग अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं और क्या कैसे चार्ज कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।